एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, सलाइंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का स्वरूप किसी भी विदेशी संविधान के अनुकरण मात्र हम नहीं कह सकते हैं कि ये भारतीय संविधान जो है विदेशी संविधानों का अनुकरण ही है। ये अपने आप में एक अनुपम और नवीन प्रयोग है। इसकी कुछ विशेषताएं जो है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता आती है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमने ही बनाया है, यानी हम भारतीयों ने बनाया है, हमारे द्वारा बनाया हुआ है और संविधान की अंतिम शक्ति भी भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। तो इस तरह से हमारा भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात ये हमारी भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी मित्रों इस बात का उल्लेख मिलता है, जहां ये लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और अंत में जो लिखा गया है वो है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान जो है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। दूसरी विशेषता है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। तीन बातें एक साथ है, निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। हमारा जो संविधान है वो एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये लिखित रूप में है और साथ ही साथ दुनिया में ये सबसे यानी सर्वाधिक व्यापक संविधान भी है। हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 22 भागों में बंटी हुई है। ये जो 395 अनुच्छेद है 22 भागों में बंटे हुए हैं, विभाजित है। और पहले इसमें 8 अनुसूचियां थी और बाद में 12 अनुसूचियां हो गई है। और हमारा संविधान दुनिया का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, यानी दुनिया के और किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और इतने अनुसूचियां नहीं है। हमारा संविधान जो है उसकी तीसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें हम देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे है और लोकतांत्रिक गणराज्य किस प्रकार है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये है हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम पर किसी का आधिपत्य नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम स्वयं हैं। फिर आता लोकतंत्रात्मक राज्य। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा जो जनता के स्वामी न होकर सेवक होंगे। यानी हम भारतीयों को ये अधिकार है कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ लोकतंत्र है। भारत एक गणराज्य भी है मित्रों। कैसे कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है, क्योंकि भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंश क्रमानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। यानी हमारे राष्ट्र का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित है। तो इस तरह से हम क्या है, एक गणराज्य है। चौथी विशेषता है समाजवादी राज्य। संविधान सभा में मित्रों इस बात पर बहुत मतभेद हुआ, बहुत वाद विवाद हुआ कि हम समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार करें या नहीं करें। अंत में यही सोचा गया कि किसी एक विशेष दर्शन को स्वीकार करने से नवीन विवादों को जन्म मिलेगा, इसलिए उस समय किसी तरह का समाजवादी जो राज्य है उसका संकल्प नहीं लिया गया। लेकिन बाद में
42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। समाजवादी राज्य में हम सभी जानते हैं कि योग्यता अनुसार काम मिलता है और काम के अनुसार वेतन मिलता है। तो इस तरह से भारत एक समाजवादी राज्य भी है। 5वीं विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के द्वारा पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो व्यक्ति के नागरिक होने के नाते संबंधित है, किसी धार्मिक भावना के आधार पर नहीं, जो संवैधानिक रूप से किसी पंथ से संबंधित नहीं है, न किसी पंथ में धर्म में हस्तक्षेप करता है, न उसका प्रचार, बल्कि संस्थाओं और व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ये थी इसकी 5वीं विशेषता। 6ठी विशेषता आती है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक कठोर संविधान होता है, दूसरा लचीला संविधान होता है। जो लचीला संविधान होता है उसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं किया जाता और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। जबकि जो कठोर संविधान होता है उसमें संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है या अपनाया गया है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारा संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है, जिसे कि विशिष्ट बहुमत कहा जाता है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की बात करता है, 368वें अनुच्छेद के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन यदि करना है तो वो 3 प्रकार से होता है। कुछ अनुच्छेदों में संशोधन संविधान में संसद के साधारण बहुमत से हो जाता है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद का विशिष्ट बहुमत आवश्यक है। विशिष्ट बहुमत का अर्थ होता है कुल सदस्यों का बहुमत एवं उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। और तीसरा तरीका है, संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संविधान संशोधन करना हो तो आपको तीसरे तरीके से करना होगा, जिसमें ये कहा गया है कि संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से। तो इस तरह से भारतीय संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। कुछ अनुच्छेदों में ही किया जा सकता है आसानी से, बाकियों में बहुत कठिनाई से संशोधन किया जा सकता है। इसलिए ये कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। 7वीं विशेषता आती है संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में इस प्रश्न पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ था कि भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई जाए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई जाए या संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाए। भारत के लोगों को 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय शासन का अनुभव था और फिर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस बात का भी डर था कि कहीं कार्यपालिका अपनी निश्चित पदावधि के कारण निरंकुश न हो जाए। मित्रों, क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अपने अपने लक्षण होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक लक्षण होता है कि इसमें कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। तो निश्चित पदावधि के कारण कार्यपालिका निरंकुश भी हो सकती है। उसको ये लगता है कि ये मेरा जो कार्यकाल है 4 या 5 साल का जो भी है, उस समय तक मुझे कोई जल्दी से हटा नहीं पाएगा आसानी से, तो वो मनमानी कर सकती है। तो उसका ये जो डर है अध्यक्षीय शासन प्रणाली का, ये भारतीयों के मन में भी था। और फिर हमें 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियमों का जो अनुभव था वो संसदीय शासन का अनुभव था। तो इसलिए संविधान सभा ने काफ़ी सोच विचार के बाद निर्णय किया कि भारत के लिए संसदीय ब्रिटिश मॉडल की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो अधिक उपयुक्त रहेगी। इस संसदीय प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और उसका विश्वास खो देने पर कायम नहीं रह सकती है। यानी जब तक
कार्यपालिका का विश्वास मत है विधायिका में, तभी तक वो अपने पद पर काम करती है। इस तरह से हमने ब्रिटिश मॉडल वाली संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें क्या है कि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। 8वीं विशेषता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और इसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान है। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र एवं राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण है वो हमारे देश के संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर संघात्मक शासन की स्थापना होती है, किंतु ऐसा भी है कि कुछ ऐसे तत्व भी है जिससे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर भी स्पष्ट होता है। जैसे इकहरी नागरिकता, यानी कुल देश के नागरिकों को एक ही भारतीय नागरिकता मिली है, एकल नागरिकता है। इकहरी न्यायपालिका, देश में एक ही सर्वोच्च न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है। साथ ही जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं और राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है, और संसद क्या कर सकती है, राज्यों के नाम बदल सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ये कुछ ऐसे तत्व है जो इसको एकात्मक शासन की ओर झुकाव देते हैं। साथ ही हमारे जो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार है, उनके अंतर्गत तो संकट काल की घोषणा होने पर स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में भी बदला जा सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।